हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 50 प्रश्नों को शामिल किया है और वह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप टीआरई 3 री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या टीआरई 4 के लिए पढ़ रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देख लेते हैं और जो भी क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं सभी क्वेश्चंस को आप तैयार कर लेते हैं, तो गारंटी है कि ज़्यादातर प्रश्न आपको इसी वीडियो से देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमने लिया है कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था तो उस समय उनकी उम्र क्या थी। तो उस समय अगर हम बात करें तो उनकी जो उम्र थी वह 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थी। जी हाँ दोस्तों, उनकी उम्र जो थी वह 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थी। उनका जो जन्म हुआ था वह सितंबर महीने 1907 में हुआ था और भगत सिंह का बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को जो है कि केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो इस तरह आप एज का पता लगा सकते हैं कब उनका जन्म हुआ था, तो 1907 ईस्वी में हुआ था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुशीलन समिति थी। तो देखिए, अनुशीलन समिति की बात करें तो अनुशीलन समिति आपकी क्या थी, तो यह एक आपका क्रांतिकारी संगठन था। जी हाँ दोस्तों, यह एक आपका क्रांतिकारी संगठन था और बंगाल में कुल 19 समितियों में होने के इसके प्रमाण मिलते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न लिया हमने कि वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किसने किया। तो अगर हम बात करें 1913 में जो पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना हुई थी उसको स्थापित करने वाले सचिंद्र नाथ सान्याल थे। जी हाँ दोस्तों, सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी। तो देखिए, यह 2 बार हमने इसलिए प्रश्न लिया है क्योंकि यह 2 बार बीपीएससी द्वारा पूछा गया है और देखिए यह 2023 में ही यह प्रश्न आया था। पिछला जो प्रश्न कराया वह 11-12 का जो बीपीएससी का पेपर हुआ था टीआरई का, उसमें पूछा गया था और 2023 का ही स्कूल टीचर का जो हेडमास्टर वाला पेपर हुआ था उसमें भी यह प्रश्न आया था। तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सचिंद्र नाथ सान्याल ने जो है कि 1913 में बिहार में जो है कि पटना में इसकी स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति, देखिए दोस्तों 67 बीपीएससी पीआरई में आया था 2022 में, तो सचिंद्र नाथ सान्याल इसका भी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई थी। तो देखिए, अगर हम बात करें चिटगांव शस्त्र छापेमारी की जो योजना बनाई थी यह किसने आपका बनाया था, तो इसको बनाने वाले आपके सूर्य सेन थे। जी हाँ दोस्तों, सूर्य सेन ने जो है कि यह योजना बनाई थी, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न आपका है कि चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है। तो चटगांव शस्त्रागार धावे से अगर हम बात करें तो इससे जो संबंधित है वह आपके कौन है, तो सूर्य सेन है। दोस्तों हम सभी क्वेश्चंस को इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहे हैं क्योंकि इसमें हमने 50 प्रश्नों को शामिल किया है और वह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और हमने टारगेट लिया है कि अभी जो आपके एग्जाम डेट आई है कि 19 तारीख से आपका पेपर है, तो तब तक जो है कि हम जो है कि डेली आपका 50 क्वेश्चंस करवाएंगे और जब तक एग्जाम होगा तब तक जो है कि हर एक सब्जेक्ट का, चाहे भूगोल हो गया, चाहे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो गया, सबका जो है कि करीब हजार क्वेश्चन करवा देंगे जिससे कि आप एक अच्छी तैयारी कर सकें और जब आपका एग्जाम हो उसमें जो है कि आप अच्छा पेपर हल कर सकें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसलिए जल्दी करवा रहे हैं कि जल्दी से वीडियो खत्म होगी तो आप जल्दी जल्दी याद कर सकेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो देखिए, अगर हम बात करें निष्क्रिय विरोध का तो सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था इसको करने वाले थे अरविंद घोष ने। जी हाँ दोस्तों,
निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वह अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो देखिए अगर हम बात करें गदर पार्टी की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 21 अप्रैल 1913 में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, कब हुई थी? तो 21 अप्रैल 1913 को सोहन सिंह भाखना के नेतृत्व में जो है कि इसकी स्थापना की गई थी। तो इसको आप याद रखिएगा, गदर पार्टी के संस्थापक सोहन सिंह भाखना थे। अगला है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो गदर पार्टी की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है यह पोर्टलैंड में आपकी अमेरिका में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसका भी प्रश्न यही हो जाएगा। यह आपका प्रश्न 2023 में आया था कि इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी और सोहन सिंह भाखना जो थे वह गदर पार्टी के संस्थापक थे। तो दोस्तों इस चीज को आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो देखिए अगर हम बात करें गदर क्रांति जो छिड़ी थी तो इसके छिड़ने का सबसे जो महत्वपूर्ण कारण था वह था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। जी हाँ दोस्तों, प्रथम महायुद्ध जो शुरू हुआ था उसका कारण यही था। उसी समय जो है कि गदर क्रांति छिड़ी थी। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो देखिए इसको जो प्रस्तुत करने वाले थे वह किसने किया था? तो उसको करने वाले थे राजकुमार शुक्ल। जी हाँ दोस्तों, 1916 का जो लखनऊ में अधिवेशन होता है तो उसमें राजकुमार शुक्ल जी जाते हैं और वहाँ पर जो चंपारण में नील की खेती होती थी उससे जो किसान परेशान थे उन लोगों की बात करते हैं वहाँ पर। तो उसके बाद वहीं पर गांधी जी से उनकी मुलाकात होती है और गांधी जी से वह आग्रह करते हैं कि आप एक बार चंपारण आइए और यहाँ के किसानों की दशा को सुधारिए। तो उसके बाद गांधी जी वादा करते हैं और 1917 ईस्वी में अप्रैल महीने में गांधी जी जो है वह चंपारण जाते हैं और वहां तिनकठिया प्रणाली को समाप्त करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला है बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था? तो देखिए दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था? तो वह आपका था सविनय अवज्ञा आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 6 अप्रैल 1930 से स्टार्ट हुआ था और इसी में जो है कि जो बिहार के किसान थे उन्होंने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। अगला प्रश्न आपका है कि सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो सरदार उधम सिंह की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है कि माइकल ओ डायर को मारा था। जी हाँ दोस्तों, माइकल ओ डायर को जो है कि मार्च 1940 में इन्होंने गोली मार करके हत्या कर दी थी। असल में क्या होता है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है जिसमें कि यही माइकल ओ डायर जो है कि गोली चलाने का आदेश दे देता है और उसमें बहुत से लोग मर जाते हैं। तो यह सब अपनी आंखों से उधम सिंह देखते हैं, उस समय बच्चे होते हैं और उसी समय इन्होंने यह रणनीति बना ली थी कि हम बड़े होकर जो है कि जनरल ओ डायर को जरूर मारेंगे। तो 1940 में जब वह बड़े हो जाते हैं तो वह आपका लंदन जाते हैं और वहाँ पर जो है कि जनरल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर देते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला है स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, कि प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने किया था? तो देखिए अगर हम बात करें स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल जो है कि उचित वर्गों के लिए नहीं, इसके प्रसिद्ध जो आपकी घोषणा किए थे वह सी राजगोपालाचारी ने किया था। जी हाँ दोस्तों, सी राजगोपालाचारी ने यह सूत्र दिया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है इंडिया फॉर इंडियंस किसने यह किताब लिखी थी? तो देखिए अगर हम बात करें इंडिया फॉर इंडियंस जो किताब लिखी थी यह CR दास ने लिखा था। जी हाँ दोस्तों, चितरंजन दास ने जो है वह इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक लिखी थी। तो इसको याद रखेंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में जो है पुस्तक से भी एक प्रश्न आता है तो आप पुस्तकों को अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा कि कौन सी पुस्तक किनकी है, कौन सी पत्रिका किनकी है, क्योंकि इनसे प्रश्न आपका बनता है। अगला प्रश्न है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है?
तो देखिए अगर हम बात करें अनहैप्पी इंडिया की, तो इसके जो पुस्तक के लेखक हैं वह आपके लाला लाजपत राय हैं। जी हाँ दोस्तों, लाला लाजपत राय ने जो है कि अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो देखिए 1906 की अगर हम बात करें तो किसने जो है कि कांग्रेस कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे, तो वह थे दादा भाई नौरोजी। जी हाँ दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने उसमें अध्यक्षता किया था। और 1905 में कौन अध्यक्ष थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है कि 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसमें वह अध्यक्ष बनते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वह गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। अगला प्रश्न है, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी, उपयुक्त विचार किस नेता ने दिया था। तो देखिए अगर हम बात करें तो इसको जो देने वाले थे वह लाला लाजपत राय थे। जी हाँ दोस्तों, लाला लाजपत राय ने कहा था कि यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी है यह अंग्रेजों ने जानबूझकर जो है कि अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा वाल्व के रूप में इसका निर्माण किया है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो देखिए अगर हम बात करें पहली बार जो मौलिक अधिकारों से प्रस्ताव पारित किया गया था यह आपका किया गया था कराची अधिवेशन 1931 में। जी हाँ दोस्तों, कराची अधिवेशन 1931 में जो है वह पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से क्लिक करके आप चले जाइए और वहाँ पर भी हमको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो है कि कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी रहती है तो दी जाती है, और कोई भी जो है कि वीडियो अपलोड होती है उसका लिंक वगैरह भी दिया जाता है, तो इसलिए फॉलो जरूर करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे। तो देखिए अगर हम बात करें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी इसके संस्थापक जो थे वह सलीमुल्लाह खां थे। जी हाँ दोस्तों, सलीमुल्लाह खां ने इसकी स्थापना किया था। दोस्तों इसमें जो है कि 3 लोगों का प्रेफरेंस दिया जाता है। सबसे पहले नंबर 1 पे जो है कि नवाब सलीमुल्लाह का नाम दिया जाता है, दूसरे नंबर पर जो है कि आगा खां का नाम दिया जाता है। तो इसलिए अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न आता है और दे देता है नवाब सलीमुल्लाह खां, तो सबसे पहले आप यही आंसर मानिएगा। लेकिन अगर नवाब सलीमुल्लाह खां नहीं देता है तो आगा खां भी जो है कि आप इसका आंसर मार सकते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि 1906 में पिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। तो देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पिंटो नहीं मिंटो है। तो 1906 में जो मिंटो से शिमला में मिले थे मुसलमान, उन्होंने क्या प्रार्थना की थी, शिष्टमंडल की प्रार्थना जो की थी तो वह किए थे कि जो है कि मुसलमानों के पृथक निर्वाचन के लिए। जी हाँ दोस्तों, मुसलमानों के जो है कि पृथक निर्वाचन के लिए वो उन्होंने मांग किया था, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था। तो देखिए अगर हम बात करें इनमें से किस अधिनियम ने जो है भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था, तो वह आपका था हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। जी हाँ दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 में आया था उसी को जो है कि भारतीय परिषद अधिनियम में बोलते हैं। तो इससे जो है कि मुसलमानों के पृथक निर्वाचन की बात इसमें की गई थी, तो इसको याद रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था। तो देखिए अगर हम बात करें तो इनमें से किसका स्थान जो है कि होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, तो वह है टी.एस. अलकाट। जी हाँ दोस्तों,
टीएस अलकाट का होम रूल लीग से नहीं है, बल्कि यह जो है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित है, तो इसलिए जो है कि इनका नाम नहीं है। बाकी तिलक ने 1916 में और एनी बेसेंट ने भी जो है कि 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किए थे। और जो आपके एम सुब्रमण्य अय्यर हैं, यह भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग की आंदोलन की जब स्थापना हो रही थी तो उसमें यह भी सहयोग दिए थे, तो इसको याद रखेंगे। अगला है 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए अगर हम बात करें तो यह ऑप्शन आपका गलत दिया गया, 1915 नहीं, स्पेशली जो है कि 1916 में जो है होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। लेकिन दोस्तों इसका जो सही आंसर अगर हम माने तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एनी बेसेंट। जी हाँ दोस्तों, एनी बेसेंट ने 1916 में किया था, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। 1916 में कहाँ पर किए थे? तो इन्होंने अडयार में इसकी स्थापना की थी, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे? तो देखिए अगर हम बात करें तो किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे? तो वह आपका था कांग्रेस का 1916 का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है कि यह लोग अपना सफलतापूर्वक जो है कि राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन कर सके थे, तो इसको याद रखेंगे। अगला है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो देखिए शिक्षा में अगर हम सुधार की बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने जो सैडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया था, यह आपका किया था 1917 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला है होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि? तो देखिए अगर हम बात करें होम रूल आंदोलन जो है यह भारत में स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ का द्योतक था, क्योंकि जो है कि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। जी हाँ दोस्तों, जो होम रूल आंदोलन था इसने जो है कि देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। अगला है 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो 1940 में जो है पटना महिला विश्व महाविद्यालय की जो स्थापना की गई थी, यह जो है आपका सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉमर्सल द्वारा की गई थी। जी हाँ दोस्तों, किसने किया था? तो सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉमर्स द्वारा जो है कि 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो इसको याद रखेंगे। अगला है इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की और की गई दो आयोगों का नेतृत्व किया था? तो देखिए अगर हम बात करें 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचना था, तो इसके द्वारा जो दो आयोगों की स्थापना किए थे वह थे आपके सिरिल रेडक्लिफ। जी हाँ दोस्तों, कौन थे? तो सिरिल रेडक्लिफ थे, और भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसको रेडक्लिफ रेखा भी बोलते हैं, तो इसको याद रखेंगे। अगला है किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो देखिए अगर हम बात करें महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की जो शुरुआत करने वाले थे वह आपके थे होल्ट मैकेंजी। जी हाँ दोस्तों, होल्ट मैकेंजी ने जो है बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त को जो है कि इसको शुरुआत किया था, तो इसको याद रखेंगे। अगला है 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया? तो देखिए अगर हम बात करें व्यक्तिगत सत्याग्रह की, तो इन्होंने जो है वह पवनार महाराष्ट्र से जो है कि सत्याग्रह को प्रारंभ किया था, तो इनको आप याद रखिए। और विनोबा भावे जो थे यह प्रथम सत्याग्रही थे। जी हाँ दोस्तों, पूछा जाता है कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो वह आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और उसके बाद पूछ लिया जाता है बहुत बात कि तीसरे सत्याग्रही कौन थे, तो ब्रह्मदत्त हो जाएगा, तो इसको याद रखेंगे। अगला है 1918 में मॉन्टेग्यू फोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष स्प्रोजैकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया था। तो 1918 में जो मॉन्टेग्यू फोर्ड सुधार
पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया था, तो उससे यह लोग टूट गए थे। तो यह किसके जो है कि गठन किया था, तो उन्होंने गठन किया था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया था, तो इससे वह टूट गए थे। अगला है कि कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था। तो इसमें 3 ऑप्शन दिया गया है और उसको बताना है कि कैबिनेट मिशन किसके लिए भारत भेजा गया था। तो देखिए, अगर हम बात करें तो दिया गया है कि एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए यह दिया गया है, तो यह बिल्कुल गलत है। एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए नहीं भेजा गया था। अगला है सत्ता के हस्तांतरण के लिए, कि एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। जी बिल्कुल सही है सेकंड वाला ऑप्शन, कि सत्ता को हस्तांतरण करने के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था को तैयार करने के लिए जो है वह कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था, तो यह सही है। अगला है पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग और ब्यूरो का काम करने के लिए, तो यह भी ऑप्शन गलत है, तो केवल सेकंड वाला सही है, तो सी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, केवल सेकंड। चलिए अगला देखते हैं। अगला है नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। तो नोआखाली काल में अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी के जो सचिव आपके थे वह थे आपके प्यारे लाल। जी हाँ दोस्तों, प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे। तो अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। तो अभी आपको बताया था कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन में जब उनसे राजकुमार शुक्ल मिलते हैं, चंपारण के लिए बुलाते हैं, तो वही जो चंपारण जाते हैं वही उनका पहला सत्याग्रह वहीं पर स्टार्ट होता है, तो सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि तिनकड़िया प्रणाली को यह गांधी जी समाप्त करते हैं। अगला है महात्मा गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका के वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली। तो देखिए, गांधी जी जब पहली बार जो है कि दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, तो किस घटना से उनको प्रसिद्धि मिली थी, तो जो उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था उसी से जो है कि उनको प्रसिद्धि मिली थी सबसे पहली बार। उसके बाद उन्होंने बहुत से आंदोलन किए, उसके बाद मिल मजदूर वगैरह का जो है कि आंदोलन किया 1918 में। उसके बाद असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, तो बहुत से जो है कि वह फिर चर्चा में रहे थे। अगला है निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। तो वह कौन सा आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने सबसे पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रारंभ किया था, तो यह था आपका चंपारण आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला है किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। तो वह जो गांधी जी का ध्यान किसानों की तरफ आकर्षित करने वाले जो थे वह राजकुमार शुक्ल जी थे। जी हाँ दोस्तों, 1916 का लखनऊ अधिवेशन में यह पहुंचते हैं और गांधी जी का ध्यान जो है कि चंपारण में नील जो किसान थे, नील की खेती करने वाले, उनकी तरफ इनका ध्यान आकर्षित करते हैं, तो इनको याद रखिएगा। अगला है गांधी जी के विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने के लिए किसने अनुग्रह किया। तो वह आपके थे राजकुमार शुक्ल। दोस्तों देखिए, एक ही प्रश्न को जो है कि कितनी बार घुमा घुमा करके पूछा है, सेम आंसर है, लेकिन चीजों को यह घुमा दिया है, और इसलिए हम जो है कि सभी क्वेश्चंस को करवा रहे हैं, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2016 में आया है, 17 में आया है, 18 में आया, 19 में आया है, 23 में आया, 22 में आया है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। तो देखिए, अगर हम बात करें किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई किया था, तो वह आपका था श्यामल दास कॉलेज भावनगर। जी हाँ दोस्तों, श्यामल दास कॉलेज भावनगर में जो है गांधी जी ने पढ़ाई किया था। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने भारत में किसानों की अगुवाई की थी। तो असहयोग आंदोलन के दौरान अगर हम बात करें तो किसानों की अगुवाई जो करने वाले थे वह स्वामी विद्यानंद थे। जी हाँ दोस्तों, जो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था उसमें किसानों की तरफ से जो अगुवाई करने वाले थे वह स्वामी विद्यानंद थे। अगला है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। तो वही प्रश्न आपका रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में
चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था, तो वह आपका कौन सा ऐसा जो चंपारण समस्या का विषय बना था, तो वह आपका बना था 1916। जी हाँ दोस्तों, 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन होता है उसमें चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था, तो इसलिए ई वाला ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि गांधी जी की चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो गांधी जी को चंपारण आने का जो आमंत्रण है यह राजकुमार शुक्ला जी ने दिया था। अगला प्रश्न है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो गांधी जी का जो ध्यान आकर्षित करने वाले थे वह आपके राजकुमार शुक्ला थे। जी हाँ दोस्तों, राजकुमार शुक्ला ने जो है चंपारण से आने के लिए गांधी जी का जो है कि ध्यान आकर्षित किया था, तो इसको याद रखेंगे। अगला है, चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने का निर्णय लिया था? तो चंपारण आने के लिए जो है गांधी जी को जो है कि राजी करने का निर्णय आपके राजकुमार शुक्ला जी लेते हैं। दोस्तों यह सभी प्रश्न आपके 2020, 2022, 2023, 2024 में भी आपका पूछा जाएगा, तो इसलिए हम इसको करवा रहे हैं और जितनी बार पूछा गया है सबको शामिल कर लिए हैं, जिससे कि अगर कोई भी तरीके से पूछे तो आपका प्रश्न छूटे ना। अगला प्रश्न है कि राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था? तो यह आपके हो जाएंगे किसको किया था? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो वह आंसर आपका हो जाएगा ई वाला ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी को जो है कि राजकुमार शुक्ला ने जो है वह आंदोलन में आने के लिए वहाँ पर राजी किया था, तो ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो पहली बार जो है कि सत्याग्रह आंदोलन जो बिहार में प्रारंभ किया गया था यह आपका चंपारण में किया गया था। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए, चंपारण जो आंदोलन हुआ था इसके बारे में आप पूरा अच्छे से डिटेल से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि चंपारण आंदोलन आपका बिहार में ही हुआ था और इससे प्रश्न आपके आते हैं, क्योंकि यह सभी प्रश्न जो हम आपको करवाएं करीब चंपारण पर आपको 15 क्वेश्चन करवाए होंगे, 10 से 15 क्वेश्चन, और यह सभी प्रश्न आपके रिपीट हुए हैं एग्जाम में। कोई भी हमने 2 बार क्वेश्चन को नहीं लिया है, सभी रिपीट हुए हैं। 2023 में आया है, 22 में आया है, 21 में आया है, 20 में आया है। उसके बाद जो है जो अभी 2023 का एग्जाम हुआ है टीचर का, उसमें तो 11th 12th वाले में भी आया है, 6 to 8 में भी आया है और प्राइमरी वाले में भी आया है। तो इसलिए हमने 3 बार आया तो तीनों बार शामिल किया है, तो इसलिए यह सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसको जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो भी आंदोलन आपके स्पेशली बिहार वगैरह में हुए हैं उनको तो आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा, उनसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।